नमस्कार, मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आप सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल एबीपी न्यूज इस वक्त देख रहे हैं। सिर्फ 15 घंटे बाकी है और उसके बाद वो घड़ी आने वाली है जब तय होगा कि यूपी में 22 का यानी 2022 का विजेता कौन बनेगा। लेकिन उससे पहले आपके सामने एग्जिट पोल के जरिए ये बताने की कोशिश करती हूं कि नतीजों की झलक क्या आ सकती है। आज आपको हम 10 एग्जिट पोल के जरिए बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या नतीजा आ सकता है। शुरुआत एबीपी न्यूज सी वोटर के उस एजेंसी से जिसने बीजेपी को 236, समाजवादी पार्टी को 140, बीएसपी को 17, कांग्रेस के खाते में 6 सीटें दी है। उसके बाद अगला एग्जिट पोल आता है डीबी लाइव का, जो बीजेपी को 142, ध्यान रखिए बीजेपी को 142 और समाजवादी पार्टी की सरकार बनती हुई इस एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है 236, बीएसपी को 17 और कांग्रेस के खाते में 7। अब अगला ये 2 आपके सामने एग्जिट पोल। तीसरा एग्जिट पोल एक्सिस माई इंडिया का, जो बीजेपी को 307 सीटें दे रहा है और 86 आ रही है समाजवादी पार्टी के खाते में, बीएसपी को 6 और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें दिख रही है। चौथा एग्जिट पोल ये कहता है कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बिल्कुल बहुमत के नजदीक, यहां 403 सीटों में से 203 जो लेकर आएगा वो बिल्कुल सत्ता पर काबिज हो जाएगा और इसीलिए 200 बीजेपी सत्ता के बेहद करीब, समाजवादी पार्टी 188, बीएसपी 7 और कांग्रेस के खाते में 5 सीटें दिखाई दे रही है। ग्राउंड जीरो का ये एग्जिट पोल है। टुडेज चाणक्य कह रहा है बन गई बीजेपी की सरकार 294, समाजवादी पार्टी को 105, बीएसपी के खाते में 2, कांग्रेस महज 1 ही सीट से संतुष्ट रह पाएगी, ऐसा कहना है टुडेज चाणक्य के आंकड़ों का। उसके बाद अगला जो एग्जिट पोल एजेंसी दिखा रही है उसमें भी देखिए वीटो 225 सीटें बीजेपी को देती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 191 सीटें, हालांकि 47 से 191 एक बड़ी उछाल है, लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं बन रही है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के लिहाज से अगर मैं कहूं तो बीएसपी के खाते में 14 सीटें आ रही है। डिजाइन बॉक्स कहता है बीजेपी को 236 सीटें मिल रही है, यानी यहां पर एक बार फिर से इतिहास बनता दिख रहा है, बीजेपी सरकार बना रही है। समाजवादी पार्टी सत्ता से बेहद दूर, 148 सीटें, बीएसपी 8 और कांग्रेस 7। ये डिजाइन बॉक्स का एग्जिट पोल का आंकड़ा बता रहा है। अगला सीएनएक्स का आंकड़ा कह रहा है बन रही है बीजेपी की सरकार 245, समाजवादी पार्टी को 145, बीएसपी के खाते में 9 और कांग्रेस को 3 से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी, अदर्स के खाते में 1 आ रहा है। और अब जन की बात 241 सीटें बीजेपी को देते हुए समाजवादी पार्टी के खाते में 150 सीटें, बीएसपी 7, कांग्रेस 2, अदर्स के खाते में 4, कांग्रेस 2 कदम आगे अदर्स। अगर पी मार्क की बात करूं तो बीजेपी को 240 सीटें, समाजवादी पार्टी को 140 सीटें, अच्छा खासा नुकसान बीजेपी को, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए सरकार बना रही है। बीएसपी के खाते में 17 और कांग्रेस को 4 सीटें मिल रही है। ये पी मार्क का एग्जिट पोल का आंकड़ा आपको बता रही थी और सबका अगर मैं मीन निकालूं, ये 10 एजेंसीज आपके सामने, सी वोटर, डीबी लाइव, एक्सिस माई इंडिया, ग्राउंड जीरो, टुडेज चाणक्य, वीटो, डिजाइन बॉक्स, सीएनएक्स, जन की बात, पी मार्क, इन सब का मीन निकालूं 237 मिलते हैं बीजेपी को सरकार बनाती हुई, 149 मिलते हैं समाजवादी पार्टी को, बड़ी छलांग लेकिन सरकार ना बना पाई। बीएसपी 10 सीटें पाती है और कांग्रेस 7 में से 4 ही पर अटक जाती है, अदर्स के खाते में 3 सीटें आती हैं। और इसीलिए ये जो आंकड़ा यहां पर एग्जिट पोल के नतीजों का दिख रहा है वो उन पार्टियों को नापसंद आ रहा है जिनकी सरकार नहीं बन रही है और इसीलिए दोबारा से ईवीएम पर सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। कैसे उठे सवाल और क्या कहा अखिलेश यादव ने और बाकी पार्टियों ने, सुन लीजिए आप। ये एसपी साहब के रहते हुए देखिए ईवीएम में क्या चीज है, बहुत कौन से स्टाफ से ये तो दिखाओ। एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें अगर वो भी ना पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। देखिए समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी पराजय की सुनिश्चित संभावना को देख करके घबरा भी गए हैं, बौखला भी गए हैं। उनके तथाकथित गठबंधन कहूँ हठबंधन करने वाले जो उनके साथी सहयोगी हैं वो सब बौखलाए हुए। भारतीय जनता पार्टी सब जानती है, इसीलिए एग्जिट पोल भाजपा द्वारा प्रायोजित है। ये मतपेटी जो बाहर निकाल रहे हैं इसमें हेरा फेरी करके अपने पक्ष में मतदान करके अपने पक्ष में वोटिंग करके एग्जिट पोल की बात को सच साबित कर दें। ईवीएम विलाप मंडली है, इसका जो है वो हार से पहले का हाहाकार शुरू हो गया। कभी चुनाव आयोग पे सवाल खड़े किए। मुझे जो दिखता है वो उनको इस बात का कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो जनता उनके साथ क्या करने वाली। एकदम 100% अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे,
सरकार समाजवादी पार्टी की गठबंधन की बन रही है। विपक्ष के जो आरोप हैं वो बेबुनियाद है, मनगढ़ंत हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देती हूं, वाराणसी में ईवीएम विवाद को लेकर हंगामे के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई कर दी है। ईवीएम के प्रभारी और जिला के एडीएम नलिनीकांत सिंह को हटा दिया गया है। उन पर ईवीएम को ले जाने की वक्त लापरवाही बरतने का आरोप लगा है और इसीलिए ये एक्शन लिया गया है। रणवीर मेरे सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रणवीर, क्या है डिटेल्स, क्या है, क्या गड़बड़ी, क्या लापरवाही जिसकी वजह से एक्शन लिया गया? देखिए, जब चुनाव चलते हैं और चुनावों में चुनाव आयोग के कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस होते हैं और खासतौर पे ईवीएम जिसको लेके आमतौर पे विवाद होता ही रहता है। ईवीएम का कोई भी मूवमेंट होता है उसको लेकर के नियम ये है कि जो जिलाधिकारी हैं, जो चुनाव निर्वाचन अधिकारी भी होते हैं, उनको बिना सूचना दिए हुए और जो प्रत्याशी हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बिना सूचना दिए हुए उन ईवीएम मशीन को कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो ईवीएम प्रभारी और एडीएम नलिनीकांत सिंह थे, इन्होंने कल जो ईवीएम मशीन ट्रेनिंग के लिए ले जानी थी वो बिना जिलाधिकारी को सूचना दिए और बिना प्रत्याशियों रणवीर, एक सेकंड रोकूं। यहाँ पर एक्शन हुआ है ईवीएम प्रभारी पर वाराणसी में। उधर बीजेपी ने शिकायत की है अखिलेश यादव की। बीजेपी ये शिकायत कर रही है अखिलेश यादव को लेकर कि वो जबरदस्ती के आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर में जाकर अखिलेश यादव की शिकायत की है। बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि अखिलेश यादव की भाषा लोकतंत्र के लिए खतरनाक नजर आ रही है। ये शिकायत कहीं और नहीं, चुनाव आयोग में की गई है और बाकायदा जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चुनाव प्रभारी है धर्मेंद्र प्रधान, उनकी तरफ से की गई है। नीरज मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, शिकायत में और क्या कुछ लिखा है और किस बात को लेकर कह रहे हैं कि भाषा लोकतंत्र के लिए खतरनाक है? जी बिल्कुल, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने हंगामा किया ईवीएम मशीनों को लेकर कल, जिसे बनारस में देखा गया, और उसके बाद अखिलेश यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो आज धर्मेंद्र प्रधान ने बाकायदा चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की है कि ये अननेसेसरी का दबाव बनाने की कोशिश है। लोकतंत्र के लिए ऐसे बयानबाजी खतरे की घंटी है। कल के रिजल्ट आएगा तो उसके बाद ये लोग और भी तमाम तरह की शिकायतें करेंगे। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से कहा कि इस पर अंकुश लगाएं, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी की तरफ से जबरदस्ती का दबाव बनाया जा रहा है। तो ये भाजपा की जो शिकायत है एक तरह से जायज भी है, क्योंकि ईवीएम को लेकर जब एक बात और उन्होंने कहा कि सारे स्ट्रांग रूम की जो सर्विलांस है सभी कैंडिडेट्स को उसका लिंक दिया गया कि आप वीडियो के जरिए लाइव देख सकते हैं कि आपके स्ट्रांग रूम में जो मशीनें हैं वो किस अवस्था में हैं, रखी हैं कि नहीं रखी हैं, उसकी छेड़खानी कर सकता है कौन, तमाम चीजें बाकायदा बीजेपी ने शिकायत की है। और बीजेपी ने ये लिखा है कि स्ट्रांग रूम को सर्विलांस यानी कि वीडियो कैमरे लगाए गए हैं जिसकी लाइव हर समय फुटेज कोई भी कैंडिडेट देख सकता है और उसको बाकायदा लिंक दिए गए हैं। तो उस लिंक के जरिए कोई भी कैंडिडेट अपनी जो मशीनें जिन स्ट्रांग रूम्स में रखी गई हैं उनकी लाइव फुटेज देख सकता है। ऐसे में कैसे संभव हो सकता है कि कोई ईवीएम मशीनों को बदल सकता है? दूसरी बड़ी बात, ईवीएम मशीनों को रखते समय कई चरण में साइन होते हैं, सील लगाए जाते हैं। तो उनका साफ चुनाव आयोग से ये मांग थी कि समाजवादी पार्टी के ऐसे बयानबाजी पर अंकुश लगाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें कि लोकतंत्र की इस प्रक्रिया पे अननेसेसरी का पार्टी दबाव न बनाए। नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ईवीएम को लेकर एक तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ वाराणसी में अगर किसी तरह के प्रोटोकॉल में किसी तरह की कोई कोताही बरती गई है ईवीएम को लेकर तो सस्पेंड करने की खबरें आ रही है। तीसरी खबर, बीजेपी ये कह रही है कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक भाषा अखिलेश इस्तेमाल कर रहे हैं। इनफैक्ट एक वेबसाइट है, एक लिंक है जिसके जरिए आप उस स्ट्रांग रूम की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। आप कौन, जितने भी कैंडिडेट्स मैदान में उतरे हैं उत्तर प्रदेश में। विशाल मिश्रा साहब प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे साथ, अनिल दुबे साहब प्रवक्ता है आरएलडी के, एमएच खान साहब प्रवक्ता है बीएसपी के, सुरेंद्र राजपूत साहब प्रवक्ता है कांग्रेस के, प्रदीप सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। एमएच खान साहब, आज सरप्राइज के तौर पर शुरुआत में आपसे कर रही हूं और इसीलिए कर रही हूं क्योंकि कल जब ईवीएम ये खुलेगी या ईवीएम के आंकड़े आएंगे तो बहुत से सरप्राइजेस आने वाले हैं। आपको भी ईवीएम से शिकायत? नहीं, हमें ईवीएम से शिकायत नहीं है, हमें तो एग्जिट पोल वालों से शिकायत है। ये कहाँ से इतने एग्जिट पोल लेके आ गए, ये कहाँ से कितने लोगों के पास चले गए? और हमें पूरा जनता पर विश्वास है, जनता कल जो ईवीएम मशीन खुलेगी उस पर हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे
और एग्जिट पोल को पूरी तरह से कंडेम करता हूँ। ये जनता को भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। इनके पास कहां से इतनी सूचनाएं आ रही हैं? आप देखिए, कोई भी एग्जिट पोल एक साथ एक लाइन में नहीं है। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई 5 दे रहा है, कोई 10 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है, कोई 400 दे रहा है। अरे क्या आपने क्या है? किसके इशारे पर ये सब काम कर रहे हैं आप? आज जरूरत क्या है एग्जिट पोल की हमारे देश में? जब ईवीएम मशीन आ गई है, ईवीएम मशीन में वोट पड़ रहा है, तो अरे खान साहब, कल तक जब आपकी सरकार बन जाती थी एग्जिट पोल में, तो आपको बड़ी जरूरत पड़ती थी। मैं तो मना नहीं कर रहा हूँ, आज की तारीख में आपको अगर 10-15 सीटें मिल रही हैं और वो एग्जिट पोल की वजह से नहीं मिल रही है, एग्जिट पोल में हिस्सा लेने वाले तमाम लोगों की प्रतिक्रिया पर मिल रही है। समझ रहे हैं आप? और पिछली बार भी इतनी सीटें मिली थी आपको। तो क्या हमने क्या कहा था? फिर हमने स्वीकार किया था कि नहीं किया था? हम सवाल इस बात का करते हैं कि आपने 10 एग्जिट पोल के नतीजे बताए कि एग्जिट पोल ये आया है, इसमें इतने सीट इनको, इतने सीट इनको, इतने सीट इनको। ये क्या है? ये एक नहीं है, ये खुद ही एक नहीं है। खान साहब, मैं ये कहती हूँ आपके लिए कि मैं किसी एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करती हूँ। एमएच खान एंड कंपनी के एग्जिट पोल पर विश्वास करूंगी। एमएच खान एंड कंपनी का एग्जिट पोल क्या कहता है? सीटें बता दीजिए आप। बीजेपी को कितनी सीटें? नजूमी नहीं है। अरे नजूमी थोड़ी, आपने एग्जिट पोल पर सवाल उठाया, तो आपका कोई अपना तो आकलन होगा ना। क्या है आपका आकलन? नजूमी नहीं है। कल ईवीएम से आपका वोट जब निकलेगा तो आपको पता चल जाएगा। एडवांस से बोलने से कोई फायदा नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी अच्छा प्रदर्शन किया, हम सरकार बना रहे हैं। अच्छा प्रदर्शन किया, सरकार बना रही है, यानी 200 पार जा रही है ना आपकी सीटें? जी बिल्कुल जा रही। हाँ खान साहब जी बिल्कुल जा रही है, बिल्कुल जा रही है, कह तो रहा हूँ जा रही है। अब कल जो है जब आप आएंगे नतीजे के बाद, यहीं एबीपी न्यूज के हुंकार में आप बैठेंगे, मैं अभी से आमंत्रित कर लेती हूँ। उसकी तैयारी कर लीजिएगा, मैं ये रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी और सुनाऊंगी जनता को। आपका भी रिकॉर्ड होना चाहिए कि जितना मेरा तो हो ही रहा है सर, मेरा तो हो ही रहा है। अच्छा देखिए, मैं टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर रही हूँ। मैं थोड़ी समझदारी से काम ले लेती हूँ। मैं टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर रही हूँ कि ये एग्जिट पोल तो सी वोटर का और बाकी 10 एजेंसियों का, रूबिका लियाकत का नहीं है। जी, तो कर दीजिए कंडेम इसको। आप पहले मैं कह दीजिए कि एग्जिट पोल कंडेम है। उनके फॉर्मूले हैं, हमारा काम है कि खबर हम आगे तक पहुंचाए। हम थोड़ी इसको दबा के रखेंगे। क्यों रखूं मैं कोई बीएसपी की कार्यकर्ता हूँ। तो आप जब, हमारा बड़ा मुश्किल है रूबिका जी, आप एग्जिट पोल की तारीफ कर सकती हैं, आप बहुजन समाज पार्टी की बुराई कर रही हैं, क्या मतलब इसका हुआ? सुरेंद्र राजपूत जी, ईवीएम पर भरोसा नहीं है ना, हमें एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। साहब किस पर भरोसा है फिर? रूबिका, आप पर भरोसा है। आप पर हमें ये भरोसा है कि कम से कम आप हमारी बात आराम से सुनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की तरीके से ऐसे छिछराई नहीं करेंगे कि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं। हमने ये कभी नहीं कहा कि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं। हमने तो ये कहा कि ईवीएम के पीछे की जो षड्यंत्रकारी ताकतें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का सहयोग और समर्पण भारतीय जनता पार्टी के सामने कर रही हैं, जो संविधान के विरुद्ध काम कर रही हैं, और अगर ईवीएम की निगरानी करने के लिए कांग्रेस पार्टी, सपा पार्टी, बसपा पार्टी और लोकदल वहां पर अपने कार्यकर्ता भेज रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को उसका सहयोग करना चाहिए और शासन और प्रशासन को धन्यवाद करना चाहिए कि साहब आप भी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे स्तर से थोड़ा बोझ कम हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले तो बिल्कुल खुखिया से गए हैं। जिस समय से पब्लिक ने, जनता ने, विपक्षियों ने उनका ईवीएम की रखवाली करनी शुरू की। भाई क्यों खुखिया रहे? आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कम से कम आप भी बैठे हो, ढोल मजीरा बजेगा, हम भी बैठे। तो कौन चिढ़ रहा है? नाम बताइए मुझे एक आध। कौन चिढ़ रहा है? आपके वहाँ बैठकर निगरानी करने से चिढ़ कौन रहा है? नाम बताइए ना। मैं हाँ नाम बता दो। केशव मौर्य चिढ़ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान चिढ़ रहे हैं, क्या नाम, योगी आदित्यनाथ जी चिढ़ रहे हैं। कैसे चिढ़ रहे हैं? क्या बोला उन्होंने कि आपको लगा वो चिढ़ रहे हैं? मैं बताता हूँ। केशव मौर्य का कल से ट्वीट तो देख लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान की भाषा देख लीजिए, और क्या नाम, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जिस तरीके से वो इलेक्शन कमीशन की चरण वंदना कर रहे हैं, शासन और प्रशासन की चरण वंदना कर रहे हैं, उससे सीधे से दिख रहा है कि वो चिढ़ रहे हैं और बाकायदा चिढ़ करके कह रहे हैं कि फलाना राज है, ढिमकाना राज है, गुंडा राज है। ये आप हर चीज को तोड़ने मरोड़ने में बहुत उम्दा प्रदर्शन करते हैं सुरेंद्र राजपूत जी।
और वो तोड़ मरोड़ ऐसे रहे हैं आप। जी हम ईवीएम पर शिकायत, जो ईवीएम पर आपका भरोसा नहीं है उस पर बयानबाजी अलग होती है, आपकी ईवीएम को लेकर निगरानी करने पर बयानबाजी, दोनों अलग चीजें हैं। मैं कह रही हूँ आपकी निगरानी पर बयानबाजी कहाँ आई है और किस तरीके की आई है, मुझे बताइए ना। अरे कल से लेकर के रूबिका जी आपने बयानबाजी नहीं देखी, हैरान हूं मैं। निगरानी, आप जैसे पत्रकार, निगरानी, आप जैसे सुधी पत्रकार, निगरानी पर ही जब निगरानी करने के लिए कार्यकर्ता जा रहे, कह रहे गुंडों की फोर्स जा रही है, शासन पर भरोसा नहीं है, अखिलेश यादव ये हो गए हैं, फलाने ये हो गए हैं, इनका नहीं। अरे अब सुन तो लीजिए भाई, आप अनिल दुबे जी की तरफ क्यों भाग रही हैं? मैं भाग नहीं रही हूँ, आप एक सेकंड भाषा की मर्यादा रखिए और तमीज के दायरे में बात कीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं कहीं नहीं भाग रही हूँ, यहीं बैठी हूँ, यहीं बैठी हूँ मैं, और किसी के पास भाग नहीं रही हूँ। सवाल पूछती हूँ और उतना मादा रखती हूँ कि उसका जवाब सुन लूं। सुन लिया मैंने आपका जवाब और अब मुझे आगे जाना है। आप डिसाइड नहीं करेंगे कि मैं अपने हुंकार में किसके पास जाऊंगी और किसके पास नहीं जाऊंगी। 3 में ना 13 में, और कॉन्फिडेंस आपका ऐसा जैसे 403 की 403 सीटें जीत कर आ रहे हैं। हमें पता है, भी पता है, और आपके कॉन्फिडेंस का भी पता है। आपके प्रस्तोता होने का नाजायज फायदा मत उठाइए। मैं कोई नाजायज फायदा नहीं उठा रही हूँ, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे इस तरीके से बात करेंगे। मैं इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या मतलब मैं इधर से उधर भाग रही हूँ? यहीं की यहीं हूँ मैं, मेरी जड़ें मजबूत हैं, कहीं नहीं भाग रही हूँ। अनिल दुबे जी से उनका रिएक्शन लेने के लिए जा रही हूँ और जाऊंगी, आप नहीं रोक पाएंगे मुझे। अनिल दुबे जी, ईवीएम को लेकर किसी भी तरह की कंप्लेन, उसके जवाब में बाकायदा एक बड़ा सा खत ये कहा जाता है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो वेबसाइट के जरिए पता लगा सकते हैं कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम सुरक्षित है या नहीं है। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? आपको इस आश्वासन पर यकीन है कि नहीं? नहीं, ईवीएम नहीं। रूबिका जी, ये जो कह रहे हैं उसको कैसे माना जाए? बनारस में जिस तरह ईवीएम पकड़ी गई, जिस तरह ईवीएम को इन्होंने बाद में सफाई दी कि हम उसको प्रशिक्षण के लिए ले जा रहे थे। अरे प्रशिक्षण के लिए ले जा रहे थे तो आपने वहां के उम्मीदवारों को सूचना दी? आपने किसी उम्मीदवार को, रूबिका जी ने, इन्होंने सूचना नहीं दी, किसी उम्मीदवार को बताया नहीं। इस तरह प्रशिक्षण कहाँ करने जा रहे थे? जब काउंटिंग का समय आ चुका है, 10 तारीख को काउंटिंग होनी है, तो ईवीएम का प्रशिक्षण कहाँ होने जा रहा था? उसके लिए किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को, उनके अध्यक्षों को, प्रत्याशियों को, किसी को सूचना नहीं, और आपकी ईवीएम जो है कार्यकर्ता पकड़ रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं संदेह तो आपके प्रति होता ही है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। और जो दोषी वहाँ का अधिकारी है, जो भी वहाँ का एडीएम, एसडीएम, जो भी उस क्षेत्र का रहा होगा, जो लोग उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, उनको सस्पेंड किया गया कि नहीं किया गया? केवल हटा देना ही तो केवल सजा नहीं होती। आपने उनको निलंबित करने का काम नहीं किया, तो आप कहीं ना कहीं साजिश तो रच ही रहे हो। आप एग्जिट पोल लेकर के चले आए, आप एक मानसिक, अनिल दुबे जी, आप मानसिक दबाव बनाना चाहते हो। कह रहे हैं कि आप नियत में खोट नजर आ रही है। ये प्रशिक्षण हेतु ले जाने की क्या बात है, और वो भी बगैर प्रोटोकॉल अपनाए, ना कैंडिडेट्स को सूचित किया गया, मर्जी आएगी उठा के और चल लेंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता। नहीं रूबिका जी, मैं इस बात से सहमत हूँ कि यहाँ पे कोई मर्जी नहीं होती है, हर चीज़ का एक बाकायदा प्रोटोकॉल होता है। लेकिन दुर्भाग्य है यहाँ पे समाजवादी पार्टी की, ये हताशा है रूबिका जी, ये कांग्रेस पार्टी की और ये बहुजन समाजवादी पार्टी, इन सबकी ये हताशा है। मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ना इनको ईवीएम पे विश्वास, ना इनको इलेक्शन कमीशन पे विश्वास, ना इनको किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर विश्वास, तब आखिर इनको विश्वास किस पर है? केवल अपने कार्यकर्ताओं पर। जरा देखिए रूबिका जी, क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है कि जिस तरीके से लोगों को आह्वान किया जा रहा है कि पहुंच जाओ, घेर लो, ये तो एक अननेसेसरी एक प्रेशर ग्रुप बनाने की कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी के द्वारा, और ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये केंद्र प्रकारेण किसी तरीके से कहीं ना कहीं गलत काम करवा रही है। अरे तो क्या है वहाँ पर घेराव डाल करके जो हमारे कार्यकर्ता सभी जगह रहेंगे, मतगणना स्थल की निगरानी करेंगे। जाती रही भावना जैसी, तीन देखी तब मूरत तैसी। आपका दोष नहीं है, आपने जो पास्ट में किया है ना, ईवीएम की मशीनें बाहर घूम रही हैं, इसके बाद भी हम संदेह न करें। ईवीएम की मशीनें बाहर घूम रही हैं, उसके बाद भी हम हमारे ऊपर
हमको आप शिक्षा देने का काम करेंगे। भाई जब आपको सर्विलांस का लिंक दिया गया है, आपके मोबाइल पर है, आप स्ट्रांग रूम को डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं, इतनी तो समझ होगी ना, कौन छेड़छाड़ करेगा? पहली बात हमें नहीं, हमारी नहीं तो ईवीएम मशीन बाहर क्या टहल रही थी? ईवीएम मशीन की गाड़ी बाहर क्यों टहल रही थी? ईवीएम की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती कि उसको कोई हैक कर सकता है। आप ये बताइए कि वो ईवीएम मशीनें क्यों बाहर टहल रही थी? वो गाड़ी बाहर क्यों टहल रही थी? आप इसका स्पष्टीकरण दे दीजिए। हम तो उसका स्पष्टीकरण चाह रहे हैं। हम चुनाव और आप प्रशासन को डिफेंस करने का काम कर रहे हो। के नतीजे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी शालीनता होनी चाहिए कि इंतजार करिए, अनाप शनाप का बयान देने से बचिए। हमारी शालीनता हमने एग्जिट पोल बंगाल में भी देखा, हमने एग्जिट पोल दिल्ली में भी देखा। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर क्वेश्चन मार्क। विशाल जी जवाब दीजिए ना। अनिल दुबे एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मंडी में क्या करने की थी? सब्जी खरीदने की थी ईवीएम मशीनें। देखिए रूबिका जी, होता क्या है, जो उसका जवाब ये रूबिका जी नहीं दे रहे हैं। दे रहा हूँ, सुनेंगे आप। चुनावी प्रक्रिया होती है, चुनाव संपन्न हो जाने के बाद जो एक्स्ट्रा ईवीएम मशीनें होती हैं जिनका उपयोग नहीं होता है, उनको तय नियत स्थल पर जहां पर मतगणना हो रही होती है वो मशीनें खाली होती हैं, उनमें कोई सील भी नहीं होता है, उनको पहुंचाया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की ना, उनको ट्रांसफर किया ना। आपने प्रत्याशियों को सूचना देने का काम किया। मैं तो ये व्यवस्था पर सवाल उठा रहा हूँ। आपने प्रत्याशियों को सूचना देने की काम बहुत चुनाव देखे उन्होंने, बहुत चुनावों के आकलन देखे हैं। प्रदीप जी प्लीज, मैं चाहती हूँ कि ये जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है ये ठीक नहीं है सर। फिर उसके बाद किसी को भी कोई भी शक होगा और पकड़ के वो आपको याद है ना, पुराने टाइम में ये होता था कि ये बच्चा चोर है, ये बच्चा चोर है। वो सामने वाला बच्चा चोर हो कि नहीं हो, भीड़ पकड़ के खत्म कर देती थी उसे। ये भ्रम था, और अगर ऐसी भ्रम की स्थिति फैली तो खतरनाक हो सकती है स्थिति। लखनऊ में भी देखिए रूबिका जी, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के 3 चुनावों का जिक्र कर दूं। 2007 में चुनाव हुआ विधानसभा का, बहुजन समाज पार्टी की सरकार। 2012 में चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार। 2017 में चुनाव हुआ, भाजपा की सरकार। तीनों चुनाव ईवीएम से हुए, 3 अलग अलग पार्टियां आई सत्ता में। तो ईवीएम चुनाव न जिताती है न हराती है, चुनाव जिताता हराता मतदाता है। आपको वोट मिलेगा तो जीतेंगे, नहीं मिलेगा तो हारेंगे। बहुत बड़ी बात। प्रदीप जी, दूसरी बात मैं कह रहा था जो कल की घटना है। देखिए ऐसा है कि जब स्ट्रांग रूम में ये मशीनें ले जाई जाती हैं वोटिंग के बाद, सील की जाती हैं, तो हर उम्मीदवार का जो एजेंट होता है उसके दस्तखत होते हैं। और जब कल खुलेगी ये मशीन, वो खोलने से पहले उन सबको दिखाया जाएगा कि ये सील से छेड़छाड़ तो नहीं हुई, दस्तखत आप ही के हैं या कोई बदल तो नहीं दिया गया। जब वो सब हाँ कहेंगे तभी वो मशीन खुलेगी। तो और उसके अलावा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चुनाव आयोग कर रहा है। 24 घंटे आप देख सकते हैं कि स्ट्रांग रूम में क्या होता है। तीसरी बात, गलती इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी जरूर है कि उनको जब ये ट्रेनिंग के लिए मशीनें जा रही थी तो उम्मीदवारों को सूचित करना चाहिए। ये प्रोटोकॉल हर चुनाव के समय होता है कि जो काउंटिंग सेंटर है वहां से मशीनें जाती हैं ट्रेनिंग के लिए कि काउंटिंग कैसे होगी, जो स्टाफ वहां लगाया जाए। जी, हालांकि ये इसका जवाब देने का ओनस आप पर नहीं है, लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जब इतनी सेंसिटिविटी है ईवीएम को लेकर, नतीजों को लेकर, तो फिर इतनी लापरवाही कैसे बरती जा सकती है? क्यों उन्होंने उम्मीदवारों से पूछने की जहमत नहीं उठाई? इसीलिए बाद में जब ये हंगामा हुआ तो चुनाव आयोग ने सभी उम्मीदवारों को बुलाकर दिखाया, ये जो 20 मशीनें जा रही थी इन पर अल्फा बीटा गामा लिखा हुआ है, इन पर न तो मतदान केंद्र का नाम है और न नंबर है। मतदान केंद्र के नाम और नंबर वाली मशीनें स्ट्रांग रूम में हैं और उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं। निगरानी करें, सतर्क रहें आप, ये अच्छी बात है, लेकिन बात का बतंगड़ न बनाएं। और दूसरा, प्रशासन को इतनी सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए थी कि ऐसा कुछ हो रहा है जब इतने हाई पिच पे चुनाव हुआ है, तो ये चीजें आपने क्लियर कर दी हैं। और इसीलिए अनिल दुबे जी, सुरेंद्र राजपूत जी और एमएच खान साहब, मैं चाहूंगी इस पर आप रिएक्ट कर ले। लेकिन अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, वो भी बता दूं, मतगणना केंद्रों को लोकतंत्र का तीर्थ समझकर वहां जाएं और डटे रहें।
सत्ता पक्ष द्वारा चुनाव परिणाम में हेरा फेरी की हर साजिश को असंभव बना दे। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जीत हो रही है, तभी तो भाजपाई धांधली की कोशिश कर रहे हैं। ये इससे कुछ देर पहले अभी आया अखिलेश यादव का ट्वीट है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, अखिलेश यादव का ट्वीट ये कहता है कि आप उस जगह को जहां पर ईवीएम मशीनें खुलने वाली है, काउंटिंग होने वाली है, उस इलाके को तीर्थ समझ लीजिए, मतगणना केंद्र को तीर्थ समझिए और वहीं पर जाइए, डट जाइए, वहां जुट जाइए। अब इसके माने क्या समझा जाए, इसलिए क्योंकि वहां पर गए और हुड़दंग मचा, तो फिर इसकी जिम्मेदारी सुरेंद्र राजपूत जी कौन लेगा? इसकी जिम्मेवारी तो रूबिका जी शासन लेगा और प्रशासन लेगा जिनके अंडर में। और लोकतंत्र के मंदिर में जाना कोई अपराध नहीं है, और लोकतंत्र के मंदिर में जाकर के वहां पर अपनी निगरानी करना भी कोई अपराध नहीं है। तो इसकी जानकर शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी। और दूसरी बात, एक बात मैं आपसे जरूर बता दूं, कांग्रेस पार्टी या 3 में भी है और 13 में भी है। आप लोग तय कर लीजिए कि आप लोग कहाँ हैं, 3 में है या 13 में है। जिस भाषा का इस्तेमाल आप लोग कांग्रेस के लिए कर रहे हैं वो पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। और जिस तरीके की भाषा आप लोग चैनल पर बैठ करके करते हैं कांग्रेस सुरेंद्र राजपूत जी, प्लीज यहाँ पर आप किस तरह आप डिबेट के टॉपिक पर रहने से आपको गुरेज क्यों है? मुझे आप क्यों गुरेज करते हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हम कहाँ गुरेज? 3 में ना 13 में मुहावरा है, आपको ये बात पता है कि नहीं पता है? आप तो हिंदी बहुत अच्छे से जानते हैं। 3 में ना 13 में का मतलब क्या होता है? नहीं तो आप बता दीजिए। और जब हम ये कह रहे हैं, आप बता दीजिए, 403 में से कितनी सीटें ला रहे हैं, आप बता दीजिए। उसको तो जनता तय करेगी, लेकिन जनता तय नहीं करेगी, आपकी मेहनत तय करेगी। आप बताइए कितनी सीटें ला रहे हैं 403 में से? और आपको जब क्या नाम मुहावरा, पुराना मुहावरा समझ नहीं आया कि आप सवाल से क्यों भाग रही हैं? सवाल से नहीं भाग रही थी मैं। आपने कहा आप इनके पास कहाँ भाग रही है और मुझे उस पर आपत्ति है और मैं दर्ज करूंगी आपत्ति। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई नहीं कहा था। जिस तरीके की अरे मुझे बताइए ना, 403 में से कितनी सीटें आ रही हैं सुरेंद्र राजपूत जी, आपकी कितनी सीटें आ रही हैं? सुन लीजिए ना, हम जनता के बीच में हैं, जनता के नेतृत्व में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और आप ही की फर्टिनिटी से हम लोगों ने निदा रहमान को भी टिकट दिया, महिलाओं को टिकट दिया है। जनता की जिम्मेवारी है कि इस तरीके के एजेंडे को, अच्छे एजेंडे को कैरी करे। हमें अपने सुखद परिणामों की बहुत अच्छी उम्मीद है। हम नजूमी नहीं है और हम आप लोगों की तरीके से झूठ नहीं बोलते हैं। नजूमी नहीं है, आप बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि आपको कितनी सीटें मिल रही हैं और इसीलिए आप अपने आप को नजूमी नहीं है ये कहकर बात को टालने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के ऊपर इस तरीके के आरोप और इस तरीके की बदकही कहने से बचा जाना चाहिए। क्यों बचा जाना चाहिए? 3 में ना 13 में कहने से क्यों बचा जाना चाहिए? भाई 3 में ना 13 में मतलब क्या है आपका? बता दिया मैंने क्या मतलब है। 403 में से कितनी सीटें आ रही है बता दिया मैंने क्या मतलब है। उत्तर प्रदेश में जनता आपको कितनी सीटें दे रही है, मतलब बिल्कुल साफ है। मतदाता आपको पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका मतलब होता है 3 में ना 13 में। आप अपनी मेहनत कीजिए, मेरे मुहावरों पर इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं है। आप जो मेहनत नहीं कर रहे हैं उस पर बुरा मानिए। इंट्रोस्पेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट सर, रादर देन पुटिंग ब्लेम ऑन अदर पीपल। बहुत आसान है आपके लिए कह देना कि हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा। अरे आप खुद कीजिए ना अपनी पार्टी के लिए। और मैं लौट के जा रही हूँ उन लोगों के लिए जो इस वक्त मैदान में सच में है। अनिल दुबे जी प्रवक्ता है आरएलडी के, और वो ये, और अखिलेश यादव का ट्वीट जो कहता है कि आप जाइए तीर्थ स्थल है, मतगणना केंद्र पर डट जाइए। अनिल जी बहुत सीरियसनेस के साथ और संजीदगी से मैं ये सवाल का जवाब आपसे चाहती हूँ कि आपने ये बात कह दी, आपको ये नहीं पता है कि जो लोग वहां पर जा रहे हैं वो किस नीयत से जा रहे हैं। वो अगर वहां पर किसी तरह का कुछ हिंसक काम कर लेते हैं, कुछ हुड़दंग मच जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अनिल जी आप भी जानते हैं भीड़ का चेहरा नहीं होता है। नहीं उसकी देखिए रूबिका जी, ये उसकी जिम्मेदारी तो प्रशासन की बनती है। प्रशासन ने जब शुरुआत कर दी बनारस के अंदर, जब ईवीएम पकड़ी गई, जिम्मेदारी प्रशासन की, ये तो गलत हो जाएगा ना। नहीं हमने उकसाया नहीं, हमको तो लोकतंत्र की रक्षा करनी है। लोकतंत्र के ऊपर जब इस तरह का हमला होगा, ईवीएम की मशीनें बगैर प्रोटोकॉल का पालन किए बाहर मिलेंगी तो हमें संदेह तो होगा। हमें प्रशासन के ऊपर संदेह हुआ, लिया गया, ईवीएम प्रभारी को हटाया गया। नहीं
नहीं, ईवीएम प्रभारी को हटा देने से हमारी उसका समाधान तो नहीं हो गया। आप कह रहे हो ना, लेकिन ईवीएम की मशीनें बाहर क्या कर रही थी? हाँ, ये तो पूरे उत्तर प्रदेश में मैसेज गया, पूरे देश में एक संदेश गया कि ईवीएम की मशीनों के साथ छेड़छाड़ की जो है साजिश की जा रही है। अब जिस तरह के एग्जिट पोल आए, एग्जिट पोल जिस तरह के आए, पूरे देश ने, पूरे उत्तर प्रदेश में देखा गया कि जिस तरह का जनमानस उमड़ करके गठबंधन के पक्ष में खड़ा रहा। पहली बार ध्रुवीकरण के मुद्दे को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकारते हुए वोट करने का काम किया। एग्जिट पोल आए, उसमें आंकड़ा आ रहा था रूपका जी, आपने भी शायद देखा होगा कि 223, 123, 11, 5, 4 उनकी संख्या को जोड़िए तो 406 होता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा है 403 और जो एग्जिट पोल आ रहा है वो 406 का आ रहा है। किसका एग्जिट पोल? हम कहीं ना कहीं आपके ऊपर देख रहे हैं जी आप? नहीं, एग्जिट पोल हमने कई चैनलों पर देखा और उस पर जो है 223, 123, 11, 5, 4 खराब है, ये संख्या आई और वो संख्या ईवीएम में धांधली हो रही है, प्रशासन जो है वो झुक गया है, सब गड़बड़ी है यहाँ पर। नहीं, तो ये बताइए। नहीं, फिर उसके बाद एक मैसेज ये जाता है अनिल जी कि आप लोग पहले ही हार मान चुके हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप तो मैदान में डटे हुए हैं, आपने शानदार फाइट दी है, सामने वाले को आपने सच में एक बार के लिए यकीन दिला दिया था कि मुश्किल होगी फाइट, तो आप क्यों इस वक्त हार मान रहे हैं? नहीं, हम प्रशासन के ऊपर क्या खुला छोड़ दें कि ये ईवीएम मशीनों को इधर उधर लेकर के जाओ? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके ऊपर हम विश्वास कर रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कैंडिडेट्स जो हैं वो देख सकते हैं ना। विशाल मिश्रा जी, क्या दिक्कत है अगर अनिल दुबे की पार्टी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां जाकर और पहरा दे दें? उनको नहीं है यकीन, दे देंगे पहरा। नहीं, ये तो हम कह ही रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अगर ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ की कोशिश हुई तो जिम्मेदार प्रशासन होगा। लेकिन रूबिका जी, जिस तरीके से बयान दिया जा रहा है, आप जरा उस बयान को देखिए, ये सीधे सीधे प्रोवोकिंग है कि नहीं है? ये तो साफ साफ जो जनता ने अपना मत दिया है, ये तो लोकतंत्र के ऊपर एक विश्वासघात की तरह मतलब व्यवहार कर रहे हैं। इनको विश्वास ना लोकतंत्र पर है, ना ईवीएम पर है, ना इलेक्शन कमीशन पर है। इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर रहा है तो उस पर नहीं है। अरे मानवर, जब इलेक्शन कमीशन ने सभी पार्टियों को बुलाकर दिखा दिया, ये देख लीजिए, इसमें कोई वोट नहीं है। ये बता दीजिए कि ईवीएम की मशीनें गाड़ी में क्यों घूम रही थी, इसका कोई स्पष्ट जवाब बता दीजिए। आप चुनाव में अगर ईवीएम की मशीनें गाड़ी में बाहर घूम रही हैं, उस पर हम कैसे आपके ऊपर विश्वास कर लें? हमारे कार्यकर्ता तो रखवाली करेंगे। अगर हम अपने कार्यकर्ताओं को आपको रूमर भी फैलाने का नहीं, अगर हम आपको जनता को झूठी बातों पर प्रवोक करने का ये कौन कर रहा? हम रखवाली भी करना बंद कर दें? हमें आपके भरोसा नहीं है। विशाल जी, एक बात है, मैं ये कह रही हूँ, जिसका सब कुछ दांव पर लगा हुआ है वो हर एक कदम बहुत फूंक फूंक कर उठाएगा। आरएलडी समाजवादी पार्टी इतनी एक्टिव नहीं होती अगर बाहर वो ईवीएम मशीनें घूमती हुई ना दिखती, और अब वो निकल गई है, वो निकली है, उसकी तस्वीरें कैद हुई है। अब आप ये कहिए प्रदीप सर के वो अल्फा, बीटा और गामा लिखा हुआ था, और ये कीजिए कि उसमें नई वोट्स पड़े थे, ये बात थोड़ी बाद की हो जाती है। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव को भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि वो एक पार्टी के मुखिया हैं, और जब वो ऐसी बातें कहते हैं कि वहां चले जाइए, डट जाइए, खुदा ना खास्ता अगर कुछ हिंसक होता है, तो ये जिम्मेदारी और ओनर्स भी फिर अखिलेश यादव को लेना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।